जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी का जो आखिरी पॉइंट है, निचला पॉइंट, अगर हम ऊपर से नीचे तक जाते जाए वो 6371 किलोमीटर है। हम 6371 किलोमीटर जा नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ये हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हमें इन सब बातों के बारे में, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सारी बातें पताएं कैसे चली और इनके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन के बारे में हमें पता कैसे चला, ये सारी बातें जानने के लिए हम 2 सोर्सेज के ऊपर निर्भर थे। एक था नेचुरल सोर्स, एक था आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स मीन्स नेचर के द्वारा और प्रकृति के द्वारा हमें जो बतलाया गया हो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। इसके 2 भाग थे, एक था हमारा वॉल्केनिसिटी, एक था सिस्मोलॉजी। और आर्टिफिशियल सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जो कि मानव के कैलकुलेशन, इजम्पशंस के थ्रू निकाले जाते हैं। तो इसको हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया था, जिसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर और हमारा डेंसिटी आता था। और नेचुरल सोर्स आज हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम वॉल्केनिसिटी और सिस्मोलॉजी के बारे में बातें करेंगे। लेकिन आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो सिस्मोलॉजी को पढ़ना होगा। वॉल्केनिसिटी जो है हम आगे जो है वो ज़्यादा डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक से काम चला लेंगे वॉल्केनिसिटी से। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि था नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्स के मेन 2 पार्ट होते हैं, वॉल्केनिसिटी और सिस्मोलॉजी। अब उसके हम पहले पार्ट की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है वॉल्केनिसिटी। वॉल्केनिसिटी होता क्या है, अब ये जानते हैं। वॉल्केनिसिटी कैसे एक सोर्स है, ये हमारा दूसरा पॉइंट जानने का होगा। और कैसे क्या क्या बातें हमें वॉल्केनिसिटी बतलाती हैं, ये 3 बातें आज इस टॉपिक में हम जानेंगे। पहले जानते हैं वॉल्केनिसिटी होता क्या है, व्हाट, फिर जानेंगे ये कैसे सोर्स के रूप में है। ठीक, तो पहले हम जानते हैं व्हाट। वॉल्केनिक इरप्शन के प्रोसेस को ही वॉल्केनिसिटी कहते हैं। अब इसको हम डिटेल्ड में जानेंगे। Volcanicity is the process through which a fracture or fault is created by endogenetic force। ये क्या कह रहा है कि वॉल्केनिसिटी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पहले फ्रैक्चर डेवलप होता है या फॉल्ट डेवलप होता है। उसके बाद इस बल से जो है लावा सरफेस पे आता है। इसी प्रोसेस को हम जो है वॉल्केनो, लोगों ने पढ़ा इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कि एस्थेनोस्फीयर में एक ऐसा जोन है जिसमें बहुत सारा हीट मटेरियल रखा है। अब इस मॉडल की सहायता से समझते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन या वॉल्केनिसिटी क्या होता है। वॉल्केनिसिटी हम लोगों ने बताया वॉल्केनिक इरप्शन की प्रक्रिया ये बतलाया। तो कैसे होती है, पहले क्या होता है, एक फ्रैक्चर डेवलप होता है। मान लीजिए नीचे लावा है, एक समझ लीजिए प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर में हम चावल को पकने के लिए रख दिए, ठीक। अब गैस कहीं से रिलीज नहीं हो पा रहा है, तब क्या सिचुएशन होगी कि ड्यू टू हाई प्रेशर वो जो कुकर है वो ब्लास्ट कर जाएगा। यही सिचुएशन हमारे पृथ्वी की होती है। जब लावा, मैग्मा बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है और कहीं से रिलीज नहीं हो पाता है, तो वो क्या करता है, नीचे से फोर्स मारता है। जब फोर्स मारेगा तो लैंडफॉर्म पहले 1-2 भागों में बटेगा, ठीक। फ्रैक्चर डेवलप हो गया, तब एक गैप क्रिएट होगा। इस गैप से जो हॉट मोल्टेन मटेरियल सरफेस पे आ जाएगा। इसी की प्रोसेस को हम वॉल्केनिसिटी कहते हैं। अब समझते हैं, वही बात यहाँ पे लिखी है, वॉल्केनिसिटी इज द प्रोसेस थ्रू विच अ फ्रैक्चर और फॉल्ट इज क्रिएटेड बाय एंडोजेनेटिक फोर्सेस। यानी पृथ्वी के आंतरिक बल, यानी एंडो मतलब अंदर, भीतरी बल के थ्रू जो फोर्स लग रहा है और उससे जो चेंज आ रहा है नेचर में, उसी और नेचर में चेंज कैसा, नए लैंडफॉर्म या लावा का ऊपर की तरफ आना, ये चेंज हुआ, इसी को हम कह दिए वॉल्केनिसिटी। अब हम 2 टर्म की बात करते हैं, मैग्मा और लावा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है। तो मैग्मा, जब वही हॉट मोल्टेन मटेरियल पृथ्वी के नीचे होगा तो उसको मैग्मा कहेंगे। वही हॉट मोल्टेन मटेरियल जब पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा तब उसको हम कह देंगे लावा। अब हम जानते हैं कैसे कि ये सोर्स के रूप में क्या क्या चीजें हमें वॉल्केनिसिटी बतलाता है। पहले हमने समझा व्हाट इज वॉल्केनिसिटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ हाउ इट इज यूज्ड एज अ सोर्स, कैसे ये सोर्स के रूप में। तो इसके मेनली 3 पॉइंट है। एक, प्रेजेंस ऑफ मैग्मा चैम्बर। इससे क्या मतलब है कि यदि मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब हॉट मोल्टेन मटेरियल ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कोई एक ऐसा जोन है जो उस हॉट मोल्टेन मटेरियल को कंटेन करता है, तो उसको हम लोगों ने नाम रखा मैग्मा चैम्बर। यानी इससे ये पता चला एक ऐसा जोन भी है जहां पे कोई चीज हॉट मोल्टेन मटेरियल सेमी लिक्विड स्टेट में है। एक बात ये पता चली। दूसरा हमें क्या पता चला कि डिक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे, यानी कि ऊपर मैग्मा लावा आया, हॉट मोल्टेन मटेरियल आया, तो इससे क्या पता चला कि ये जो टेम्परेचर है, हम पृथ्वी के धरातल का टेम्परेचर देखें और लावा का टेम्परेचर, वो तो 1100 डिग्री सेल्सियस है। तब हमें ये पता चला जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। 2 बातें पता चली कि नीचे जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तभी तो वो हॉट मोल्टेन मटेरियल में कन्वर्ट हुआ। तीसरा, वो रॉक मान लीजिए लैब में लेके गए, वो ठंडा हो गया,
पहले गर्म था, फिर लावा ठंडा होते जाएगा, ठीक, ठंडा हो गया तो वो रॉक में कन्वर्ट हुआ। तो उस रॉक के कंपोजिशन स्ट्रक्चर के बारे में कि वो किस मिनरल से बना है, ये सारी बातों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, ये था हमारा वॉल्केनिसिटी। ठीक, वॉल्केनिसिटी के हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्या होता है और कैसे एक सोर्स के रूप में, ये दो बातें जानी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सिस्मोलॉजी। होता क्या है सिस्मोलॉजी? सिस्मोलॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक और साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइज्मिक वेव। ठीक, साइज्मिक वेव की स्टडी को या अर्थक्वेक की स्टडी को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी को हम बेसिकली 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे हम लोगों ने सोर्सेस को नेचुरल आर्टिफिशियल में बांटा, नेचुरल के 2 भाग, वॉल्केनिसिटी, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी की फिर फर्दर 3 सब डिवीजन, टी, एस एंड एल वेव। ये तीनों के बारे में हम डिटेल्ड में जानेंगे और कैसे एक ये सोर्स के रूप में ये भी जानेंगे। ये क्वेश्चन बार बार आता ही रहता है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। हम पी, एस और एल वेव को जानने से पहले ये जान ले कि दो हमें पॉइंट जानने को जरूरी है। पहला टर्म, 2 टर्म हमें जानने को जरूरी है। एक है फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस वह प्लेस है जहां से अर्थक्वेक या साइज्मिक वेव, अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है। ओरिजिन पॉइंट जो होगा उसको हम फोकस कहेंगे, और उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसके परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द अर्थ सरफेस, उसको हम कह देंगे इपीसेंटर। यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उस वेव का फोकस से लेके सरफेस का के बीच में जो एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम इपीसेंटर कहेंगे, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द फोकस उसको हम इपीसेंटर कहेंगे। बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट ही डिस्टेंस ही जो है वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक, इस वजह से अगर वेव ऐसे चलता है तो ये डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा इन कंपैरिजन टू इसके, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर कह दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम इपीसेंटर कहेंगे। अब हम एक एक वेव की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पी वेव। अब हम पी वेव को समझते हैं और उसके प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। पी वेव को हम कंप्रेशनल वेव और पुश और पुल वेव भी कह सकते हैं। ठीक है, और पी वेव जो है वह ज्यादा तेजी से चलेगा सॉलिड इन कंपैरिजन टू लिक्विड और गैस। तो हम कैसे हम कह दिए कि सॉलिड में ज्यादा तेज चलेगा और लिक्विड और गैस में? तो आपने लाइट चैप्टर, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 था लाइट में हम लोगों ने क्या पढ़ा होगा? आपने अगर पढ़ा होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन लाइट जो है या तो रिफ्रैक्ट करेगी या तो हमारा रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट। तो ठीक पी वेव यही कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है, या तो लाइट रिफ्रैक्ट करेगी या हमारी रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक उसी प्रकार पी वेव या तो रिफ्रैक्ट करेगी या तो रिफ्लेक्ट करेगी। वेव क्या है? वेव छोड़िए, सिस्मोलॉजी या साइज्मिक वेव क्या है? साइज्मिक वेव एक एनर्जी है। एनर्जी कैसी है? एनर्जी है जब एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रांसफर होता है। तो मीडियम के थ्रू ट्रांसफर में जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाएगा तो या तो वो रिफ्रैक्ट करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा। लाइट वेव अगर आपने पढ़ा है तो आपको पी वेव समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो इसमें लिखा है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों में चलती है, लेकिन जो सबसे तेज चलती है वो सॉलिड में चलती है, लिक्विड में उससे कंपेरिजन कम और गैस में सबसे कम। तो एक हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी क्या है? सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड की, उसके बाद गैस की। तो डेंसिटी डिटरमाइन कर रहा है कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये हम रिलेशन निकाल सकते हैं। रिलेशन हमारा क्या है? डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यदि हम डेंसिटी बढ़ा देंगे तो पी वेव की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, वहीं जब हम डेंसिटी घटा देंगे तो पी वेव की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। अब हम कहेंगे कि डेंसिटी सॉलिड की क्यों जाता है, ये जानना जरूरी है। तो डेंसिटी सॉलिड की इसलिए जाता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स वह कम होगा, तभी उसकी डेंसिटी ज्यादा है। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो कम होता है, तभी वो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। यदि डेंसिटी ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा। हम जब सिस्मोग्राफ ऐसी चीज है जो सिस्मोलॉजी वेव की स्पीड को या हमारे उसकी क्या वेव की स्पीड है उसको ग्राफ के थ्रू बतलाता है, उसको सिस्मोग्राम कहते हैं। ठीक, सिस्मोग्राम में जब हम देखते हैं तो जब ऊपर के लेयर में जब हमारी वेव धीरे चलती है और जैसे जैसे नीचे चलते जाते हैं वेव की स्पीड इंक्रीज करती है या उसके कंपैरिजन में थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। तो इससे क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि उस जगह की डेंसिटी, रिलेशन मैंने क्या बताया, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक, अब वेलोसिटी कैसे हमें बतलाएगा कि उस जगह का सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये जानना है।
यदि वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मतलब ये हुआ कि, और ऊपर वाले लेयर में यदि कम हुई तो इसका मतलब ये वो ऊपर का लेयर जो है वह कम डेंस था इन कंपैरिजन टू नीचे वाला लेयर। नीचे वाले में अगर वेलोसिटी 2 लेयर है और पहले लेयर 1 में हमारी वेलोसिटी जो है वो बहुत तेज है, वो बहुत धीरे है, और दूसरे लेयर में आते तेज हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ हमने रिलेशन क्या लिखा था, निकाला था, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी ऊपर वाले में कम है तो इसका मतलब वो कम डेंस होगा, और नीचे वाले में ज्यादा है तो वो ज्यादा डेंस होगा। और ज्यादा डेंस मटेरियल क्या होता है, वो सॉलिड होता है, और कम डेंस मटेरियल होता है वो लिक्विड भी हो सकता है या सॉलिड का ही दूसरे कोई कंपोजिशन और स्ट्रक्चर का बना हुआ मटेरियल हो सकता है। इससे हमें एक सोर्स के रूप में हुआ, ये रिलेशन एक सोर्स के रूप में हुआ कि इससे हमें पता चलेगा कि वो किस मटेरियल, पी वेव किस मटेरियल से ट्रेवल कर रहा है। अगर आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन मतलब कि पाथ मीडियम के चेंज होने से पाथ में कुछ चेंज आना, ठीक, मीडियम के चेंज होने से पाथ पे क्या चेंज आया वही रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बतलाता है। और रिफ्रैक्शन यानी किस तरफ क्या चेंज आ रहा है। अब हमने कहा पहले ही बतलाया कि जो हमारा पी वेव है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिलते हैं किससे, लाइट वेव से। तो लाइट वेव क्या होता है, जब हमने पढ़ा था कि पहले एयर से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्ट करता है, ड्यू टू चेंज इन मीडियम लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करती है। ठीक उसी प्रकार ये मान लेते हैं अर्थक्वेक यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रहा है, तो ये रिफ्रैक्ट कर रहा है अपने पाथ से। रिफ्लेक्ट करेगा या रिफ्रैक्ट करेगा, लेकिन हम सिचुएशन ले रहे हैं ये रिफ्रैक्ट कर रहा है। अब रिफ्रैक्ट कर रहा है तो इससे हमें क्या पता चला, इसमें देखिए इसकी वेलोसिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, तो इसको हम लो वेलोसिटी जोन कहेंगे, यानी लो वेलोसिटी उसकी। वहीं दूसरे मीडियम, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, लेयर 2 में हम देखेंगे कि ये बेंड कर जा रहा है और इस तरफ बेंड कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है यानी बढ़ रही है, तो ये हाई वेलोसिटी जोन में। हाई वेलोसिटी मतलब हाई डेंसिटी यहाँ है और यहाँ लो डेंसिटी है। तो बताइए, अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ा होगा या आपने 2 टर्म आया होगा आप लोग जब पढ़े होंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद जो वेव का मूवमेंट है वो किस तरफ है, तो ये दूर जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल जो हमारा लाइन है ये उससे दूर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ क्या हो रही है, स्पीड जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। वहीं दूसरे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है पहले सरफेस में बढ़ रही थी, लेकिन दूसरे में डेंसिटी कम होने के कारण ये क्या हुआ, घटने लगी। तो घटने लगी टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ ये जाने लगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसमें क्या होगा, नीचे वाला लेयर 2 जो है हमारा वो क्या होगा, लो वेलोसिटी जोन होगा, और लेयर 1 है वो हाई वेलोसिटी जोन होगा। अब हम सीधे उदाहरण से समझते हैं। आपको रेलवे स्टेशन जाना है, सपोज कर लेते हैं आपके पास 2 रूट है, एक जो दिल का दरिया वाला रूट यानी कि गड्ढे वाला रूट, और दूसरा जिसमें सड़क पे गड्ढे हो वैसा रूट, और दूसरा हमारा जो रूट है वह एकदम बढ़िया रोड वाला रूट है। ठीक है, तो आप बाइक से जा रहे हैं तो आपको बताइए किस में सबसे तेजी से ट्रैवल करेंगे। अब बेकार वाले रोड पे तो आप स्लो ट्रैवल करेंगे, ये देखिए स्लो ट्रैवल कर रहा है अपना वेव, ठीक। और वहीं पे दूसरी तरफ रोड बढ़िया है तो आपकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। वहीं दूसरी तरफ आप समझ लीजिए कि आप उसी रूट पे जा रहे हैं और पहले वाले में एक ही रूट है और उसी रास्ते से जाना है, और उस रूट में आधा रास्ता है वो अच्छे रूट का है, मतलब अच्छे सड़क का है, और आधा जो रास्ता है आपको ट्रेवल करना है वो जो है एकदम बेकार रोड का है। तो आप कैसे ट्रेवल करेंगे, आधे रास्ते में तो आपकी वेलोसिटी अच्छी रही, वहीं दूसरे भाग में क्या हुआ, आपकी वेलोसिटी कम हो गई, क्योंकि वो जो रोड है उस पर सफर कर पाना आपसे, उस तेज वेलोसिटी से आप उस पर नहीं चल सकते, ठीक, क्योंकि वो एक हिंड्रेंस के रूप में। उसी प्रकार वेव होती है, वेव भी जब पाथ से चलती है तो कोई एक मैटर होता है, उस मीडियम में वो जाने में असमर्थ होती है, और उस मीडियम में जाने के लिए उसको अपनी स्पीड को कम करना पड़ता है। अब बताइए, जिस स्पीड पे आप बेकार रूट पे चल रहे थे या अच्छी रूट पे चल रहे थे, उसी स्पीड से आप बेकार रूट पे चलेंगे, नहीं चलेंगे, आपको पता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक। लेकिन ठीक वेव के साथ होता है। वेव क्या होता है कि वो जानती है कि इस रूट पे हम नहीं चल पा रहे, यानी हिंड्रेंस कोई पाथ में कोई हिंडर कर रहा है। क्या हिंडर कर रहा है, वो डेंसिटी में डिफरेंशियल, अगर पाथ बेंड कर रहा है ड्यू टू डिफरेंशियल इन डेंसिटी, ठीक। ये मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते थे, और ठीक जियोलॉजी में हम या जियोमॉर्फोलॉजी में हम इसको साइज्मिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन वहां था, यहाँ साइज्मिक रिफ्रैक्शन है, ठीक, वेव का रिफ्रैक्ट होना, ठीक, पाथ से। अब हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर की तरफ आते हैं, दूसरे वेव पे, जो कि है एस वेव। अब इसके प्रोपोगेशन कैसा होता है, पहले पी वेव का जान। पी वेव का जो प्रोपोगेशन है वो पैरेलल डायरेक्शन, इसके लिए मैंने लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है,
उस लिंक को आप देखिए, वो एक प्रोफेसर ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल रूप में पी वेव और एस वेव के प्रोपोगेशन को बतलाया है, तो वो आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, उसका जो हम एक शब्द में बता रहे हैं, जो पी वेव का प्रोपोगेशन है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है। जैसे स्प्रिंग में एक तरफ से फोर्स लगाएंगे तो आप क्या होता है, स्प्रिंग आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार हमारा पी वेव का प्रोपोगेशन होता है। और दूसरे छोर से एनर्जी जब रिलीज होती है तो वो बाउंस बैक भी होता है, ठीक उसी प्रकार पी वेव भी बाउंस बैक होता है। ठीक, ये बात जान लेते हैं। अब एस वेव की तरफ आते हैं। एस वेव क्या करता है, एस वेव की प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। एस वेव जो है ये, इसको ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। इसका जो प्रोपोगेशन है वो राइट एंगल डायरेक्शन में होता है। और एस वेव जो है वह हमारा जो है सॉलिड में चलती है और लिक्विड और गैस में चलने के काबिल नहीं है, यानी उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लिक्विड और गैस में चले। अब हमने देखा पी वेव जो है उसमें चल पा रही है, बस पाथ से रिफ्रैक्ट कर जा रही है। एक मीडियम में दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय पी वेव रिफ्रैक्ट कर जाती है, लेकिन उसी मीडियम में जो है एस वेव नहीं चल पा रही है। उसी मीडियम में एस वेव नहीं चल पा रही। कुछ लोग होंगे वही गढ़े वाले रास्ते में नहीं जा पाएंगे, वो कहेंगे हमको रोड ही वाले पे जाना, या तो हम रेलवे स्टेशन ही नहीं जाएंगे। वही सिचुएशन है एस वेव की, वह दूसरे रूट पे चल ही नहीं पा रहा है गैस और लिक्विड स्टेट में। ठीक, और जो वेलोसिटी है उसका सरफेस पे 3.25 किलोमीटर पर सेकंड है, वही जैसे जैसे नीचे जाते हैं इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर 7.0 किलोमीटर पर सेकंड पे आ जाती है। पी वेव और एस वेव के लिए एक ऐसा जोन आता है, उसके प्रोपोगेशन को तो हम समझे, लेकिन ये भी जान लेते हैं पी वेव और एस वेव के लिए एक ऐसा जोन आता है जब वह एक क्षेत्र पे रीच नहीं कर पाते, उसको हम शैडो जोन कहते हैं। शैडो जोन में जिस क्षेत्र पे साइज्मिक वेव रीच नहीं कर पाती, जहां तक पहुंच नहीं पाती, उसको हम कहते हैं शैडो जोन। अब आप लोग हमें बताइए कि पी वेव का शैडो जोन क्या होता है और एस वेव का शैडो जोन क्या होता है। एक हमने सर्कल बनाया, उसमें कौन से कितने एंगल के बाद पी वेव का शैडो जोन आता है और एस वेव का शैडो जोन आता है। और एस वेव का जो प्रोपोगेशन है, पी वेव का हमने बताया जो प्रोपोगेशन है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा, वहीं एस वेव का जो प्रोपोगेशन है वो पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन होगा, यानी परपेंडिकुलर टू द, या प्रोपोगेशन जो है उसका राइट एंगल डायरेक्शन में होगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब हम ये डायग्राम को समझते हैं। ये जो डायग्राम है ये बतला रहा है कि इस क्षेत्र में, आउटर कोर में हमारा जो ये वेव है ये जाने को सक्षम नहीं है। आउटर कोर में क्यों नहीं जाने को सक्षम है, हमने बताया सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि एस वेव जो है वो केवल सॉलिड में चलता है, लिक्विड गैस में नहीं। तो ये नहीं जा पा रहा है, तो ये कौन से स्टेट में होगा, या तो लिक्विड गैस स्टेट में होगा या तो गैसियस स्टेज में। ये आउटर कोर जो है हमारा लिक्विड स्टेट में है। ठीक, तो इस वजह से ये वेव जाने में असक्षम है। वहीं पे पी वेव जो है वो यही ठीक, इस आप अगर डायग्राम में स्क्रीन में देख रहे हो, पी वेव जो है आउटर कोर में जा रही है लेकिन रिफ्रैक्ट कर जाती है, क्योंकि ड्यू टू चेंज इन मीडियम। पहले क्या था, यहाँ जो एरिया है वो सॉलिड था, वहीं जब आउटर कोर में जा रही है तो वो रिफ्रैक्ट कर जा रही है। रिफ्लेक्शन होने का कारण कि मीडियम में चेंज, पहले सॉलिड में चल रही थी, फिर जो है हमारा चल रही है अब लिक्विड में, तो वो पाथ से बेंड कर जाएगी। तो अब बताइए कि वेलोसिटी उसकी क्या होगी। यहाँ तो हाई वेलोसिटी हुई, अब मीडियम चेंज हुआ, डेंसिटी कम हुई, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, वेलोसिटी। यदि डेंसिटी इसकी कम हो गई तो वेलोसिटी पे क्या इंपैक्ट होगा, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कंपैरेटिव डायग्राम, दोनों का कंपैरेटिव डायग्राम की कैसे मूवमेंट होगा। देखिए ये है हमारा क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, ये हमारा स्टेनोस्फीयर पी वेव के प्रोपोगेशन को ये लाइन दिखा रहा है, वहीं एस वेव के प्रोपोगेशन को ये लाइन दिखा रहा है। ठीक है, ये इनर कोर को शो कर रहा है, ये आउटर, और ये हमारा इस साइड पे हमारा शो कर रहा है किलोमीटर, वहीं इस साइड पे वेलोसिटी को बतला रहा है। ये जो है ये एक्सिस हमारे वेलोसिटी को बतला रहा है। तो यहाँ से स्पीड देखिए आपका इंक्रीज करता जा रहा है, ये इंक्रीज इन स्पीड ये शो कर रहा है यहाँ पे जो वेलोसिटी है हमारी, यहाँ पे जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। फिर इस मीडियम में देखिए ये ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है, ये चेंज देखने को मिल रहा है कि नहीं आपको। यहाँ से वेलोसिटी ऐसे जानी चाहिए, अगर एक ही डेंसिटी होता है तो वेलोसिटी बढ़ती, अगर डेंसिटी में इंक्रीज होता डेंसिटी अगर चेंज होता, डेंसिटी अगर बढ़ती तो वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलता और बढ़ती वो। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये जो है यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये डिक्रीज देखने का कारण क्या है कि यहाँ पे कुछ डेंसिटी में चेंज आया होगा, तभी यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज करी। ठीक उसके बाद यहाँ देखिए इस लेयर के आने के बाद यहाँ वेलोसिटी जो है फिर बढ़नी चालू हो गई। ये बतला रहा है कि मीडियम में कहीं कहीं चेंज है, मीडियम में कहीं कहीं चेंज है, तभी ये चेंज देखने को मिला। वहीं एस वेव जो है इस मीडियम में ट्रेवल ही नहीं कर पा रही। तो ये मीडियम कौन सा होगा जिसमें ट्रेवल नहीं कर पा रही, वो मीडियम है लिक्विड या गैसियस स्टेज में होगा। वैसे आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है। अब हम अपने तीसरे प्रकार के वेव को पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे प्रकार के वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा एल वेव। एल वेव जो है, एल वेव इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ पी एंड एस वेव, यानी कि पी और एस वेव पृथ्वी के नीचे होती है, लेकिन जो मेजर डिस्ट्रक्शन का काम है वो एल वेव का है। जब पी और एस वेव ऊपर आ जाती है तो उसी को हम एल वेव कहते हैं। मेजर डिस्ट्रक्शन जो होता है वो एल वेव से होता है।
अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, यदि पृथ्वी का कंपोजिशन एक ही होमोजीनियस मिक्सचर का बना हो, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर कंपोजिशन का बना हो, तो उसकी वेव की वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, या तो हम कह दें कि उसकी वेव किस वेलोसिटी से चलेगा। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन है सेम, या हो सकता है कि बढ़े या बढ़ेगा, बढ़ते हुए क्रम में बढ़ता जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाते जाते घटता जाएगा, थर्ड ऑप्शन, या नन ऑफ द एबव। तो अगर हम पृथ्वी को मान लेते एक ही कंपोजिशन का बना है, तो आपका उत्तर होगा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो सिमिलर रहेगी, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, उसकी जो वेलोसिटी कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, उसकी वेलोसिटी हमेशा सिमिलर रहेगी, जो सरफेस पे होगा वही जैसे जैसे अंदर जाता जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी सेम हो रहेगी, कोई चेंज देखने का। अगर 7 किलोमीटर पर सेकंड से यहाँ वेलोसिटी है, तो वहीं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हर क्षेत्र में कहीं भी पहुँचे उसकी जो वेलोसिटी है 7 ही होगी, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर से बना है, वहाँ पे ना लाइट रिफ्लेक्ट करेगी